संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन संसाधनों का व्यवस्थित तरीके से या संसाधनों का एक योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे कि आपके पास मान लो 1000 रुपये हैं और आपको मार्केट जाना है कुछ सामान खरीदने के लिए। अगर आपको ये पता है कि क्या सामान खरीदना है और कितना खरीदना है, तो आप सही सही तरीके से खरीद पाओगे और सामान को पूरा भी खरीद पाओगे। अगर आपके पास सामान खरीदने की कोई योजना या क्या सामान आवश्यक है, इस बात की आपको पता ही नहीं है, तो आप कोई भी सामान सामान नहीं खरीद पाओगे। ठीक इसी प्रकार अगर आपको नियोजन के बारे में पता ही नहीं है, तो आप किसी भी संसाधन का उपयोग गलत प्रकार से करोगे और वह संसाधन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार संसाधनों का नियोजन बहुत ही आवश्यक है। अब देखते हैं कि संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है, कि संसाधनों के नियोजन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों जरूरी है। आपको पता होगा कि भारत जैसे देश में संसाधनों का नियोजन बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि झारखंड जैसे राज्य में कोयला या अन्य पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार हरियाणा या पंजाब या राजस्थान, इन राज्यों में कोयला या पेट्रोलियम या कोई अन्य प्राकृतिक पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है या ना के बराबर पाया जाता है। अगर इन संसाधनों का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाएगा, तो ये हरियाणा या राजस्थान या यूपी या पंजाब जैसे राज्य अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस संसाधनों का नियोजन बहुत ही आवश्यक है। अगर संसाधनों का नियोजन नहीं होगा, तो ये पंजाब हरियाणा जैसे राज्य अपना विकास नहीं कर पाएंगे और वे संसाधन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए संसाधनों का नियोजन बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? भारत में संसाधनों का नियोजन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपका पता होगा कि राजस्थान जैसे राज्य में पानी की बहुत मात्रा है, लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जैसे कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में धूप नहीं निकल पाती है। यहाँ हमें साल में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग हम नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार जैसे झारखंड राज्य होगा, झारखंड राज्य में बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक पदार्थ जैसे कोयला, और ठीक इसी प्रकार कर्नाटक जैसे राज्य में सोना बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन राजस्थान जैसे राज्य में राजस्थान व हरियाणा, इन राज्यों में प्राकृतिक संसाधन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये संसाधन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगर संसाधनों का नियोजन नहीं होगा, तो ये राज्य बिछड़ जाएंगे, अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत जैसे देश में संसाधनों का नियोजन बहुत ही आवश्यक है। भू संसाधन क्या है? भू संसाधनों में भूमि सबसे मुख्य रूप से महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि भूमि के ऊपर ही हम अपनी आर्थिक गतिविधियां कर पाते हैं, जैसे कि खेती करना या कोई अन्य कार्य करना। इसलिए भू संसाधनों में भूमि सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन भूमि के अलावा कोयला, पेट्रोलियम, अन्य प्राकृतिक पदार्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। इस कारण भूमि इनमें सबसे मुख्य संसाधन है। अब देखते हैं भूमि के उपयोग के आधार पर भूमि का वर्गीकरण। गैर कृषि भूमि वह भूमि जो कृषि योग्य है, लेकिन उस पर खेती नहीं की जाती है, जैसे कि कंपनी का निर्माण हो गया या सड़कें बन गई
या घर बन गए इत्यादि। वन, वह भूमि जिस पर वन उपजाऊ होते हैं। बंजर भूमि वह होती है जिस पर कृषि योग्य नहीं होती या कृषि नहीं की जा सकती। सताई चारागाह, सताई चारागाह वह होता है जिसको प्रत्येक गांव में पशुओं के चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक गांव में चारागाह होता है जिसमें प्रत्येक पूरे गांव के पशु जाकर चर सकते हैं। उपवन, उपवन उपवन वह होते हैं जैसे पार्क, पार्क को हम उपवन कहते हैं। पार्क हो गया या स्टेडियम हो गया, उसको हम उपवारक कहते हैं या उपवन कहते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि वह होती है जिसमें 5 साल से अधिक से खेती न की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि, सबसे पहले हम प्रति क्या शब्द होता है, प्रति का जानने का प्रयास करेंगे। प्रति का अर्थ होता है बंजर, जिस पर कृषि नहीं की जा सकती हो या जो भूमि कृषि योग्य न हो। वर्तमान प्रतिभूमि उसे कहते हैं जो 1 साल से खेती न की हो, पिछले 1 साल से उस पर कोई खेती नहीं की हो। पुरातन प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि उस भूमि कहते हैं जो 1 साल या पिछले 1 से या 5 साल, पिछले 5 सालों से कृषि न की हो, उसको हम पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। शुद्ध भूमि, शुद्ध या न्यूनल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध या न्यूनल बोया गया क्षेत्र उसको कहते हैं जिसमें एक वर्ष में 1 से अधिक बार खेती की हो। जैसे मान लो ये आपके पास एक खेत है, आपने इस खेत में एक वर्ष में एक बार तो बोया बाजरा, उसके बाद गेहूँ बो दिया, तो 1 वर्ष में इसमें 2 बार कृषि कर ली। इसको ही हम शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। या आपने देखा होगा कभी कभी हम एक खेत में एक ही वर्ष में 3 फसलें भी कर लेते हैं। जैसे कि सर्दी के मौसम में गेहूँ या सरसों बो दी, गर्मी के मौसम में बाजरा, या इस बीच टाइम में आपने देखा होगा कि बाड़ी बो देते जैसे कि खरबूज, तरबूज इत्यादि। इसके बाद देखते हैं हम भूमि का निम्नीकरण क्या होता है तथा भूमि को निम्नीकरण से कैसे बचाया जा सकता है। निम्नीकरण का अर्थ होता है कि भूमि खराब कैसे होती है। अब देखते हैं भूमि के खराब होने का या निम्नीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, अधिक सिंचाई करना, अधिक मात्रा में सिंचाई करना, जिसके कारण अधिक सिंचाई के कारण आप भूमि का लवण ऊपर आ जाता है। आपने देखा होगा कि जब कभी खेत की अधिक सिंचाई की जाती है तो खेत के ऊपरी परत पर सफ़ेद सफ़ेद से नमक की चादर आ जाती है, उसी को ही हम लवण कहते हैं। इसका कारण यह होता है कि लवण का कारण यह होता है कि उस भूमि की अधिक मात्रा में सिंचाई की है, जिसके कारण भूमि लवणीय हो जाती है और वह बंजर या निम्नीकरण या खराब हो जाती है। नंबर 2, अधिक मात्रा में पशु चराई, जब हम एक ही खेत में अधिक मात्रा में पशुओं को खुला छोड़ देते तो भूमि को अपने पैरों से खराब करते हैं या भूमि को काटते हैं, तो उसी को हम भू निम्नीकरण कहते हैं। अगर हम मान लो आपके पास एक खेत है और आपके पास मान लो 20 पशु हैं, अगर उन 20 पशुओं को मान लो एक बार इस भाग में खेत के, एक बार इस भाग में बारी बारी करके चराएंगे, तो एक दिन इसको चराएंगे, एक दिन इसको, तो एक दिन इसको, तो ये सारी भूमि खराब नहीं होगी। इससे भूमि को निम्नीकरण से बचा भी सकते हैं। नंबर 3, पवनों द्वारा भूमि का निम्नीकरण।
आपने देखा होगा कि जब बहुत अधिक मात्रा में पवनें या हवा चलती है तो भूमि की ऊपरी परत, ये ऊपरी परत होती है, मान लो ये भूमि है, भूमि के पास जो ऊपरी परत होती है, जो रेत होता है, वो उड़ के चला जाता है, जिसके कारण भी भूमि खराब होती है या भूमि निम्नीकरण होती है। इसके कारण भी भूमि का बंजरपन बढ़ता है। या अपर्दन, भूमि का मान लो कहीं बाढ़ आ जाए, बाढ़ के कारण भी भूमि का अपर्दन होता है, अपर्दन या निम्नीकरण, जिसके कारण भूमि खराब होती है। बाढ़ आने के कारण भूमि की जो ऊपरी परत होती है, जिसको हम उपजाऊ परत बोलते हैं, वो पानी के साथ बहकर कहीं और चली जाती है, जिसके कारण इस भूमि का निम्नीकरण या खराब हो जाती है। इसमें खेती कम होती है, खेती योग्य नहीं रह पाती है, इसलिए इसका निम्नीकरण हो जाता है या भूमि खराब हो जाती है। अब देखेंगे भूमि के निम्नीकरण को कैसे बचाया जा सकता है या क्या इसके उपाय हैं। सबसे पहले तो हम सीमित मात्रा में, कम मात्रा में भूमि की सिंचाई करें। इसके लिए हम फव्वारों का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि पानी की बचत भी होगी और भूमि खराब भी नहीं होगी। नंबर 2, खेतों की जुताई पवन के विपरीत दिशा में करना। अगर हम खेतों की जुताई पवन के विपरीत दिशा में करेंगे तो भी हम भूमि को निम्नीकरण से बचा सकते हैं। मान लो जैसे कि आपने पवन की दिशा इस प्रकार बहती है, अगर हम खेत की जुताई भी इस प्रकार या खेत को बो इस प्रकार ही देंगे तो खेत के जो कूड़ होते हैं तो उनमें से हवा साफ निकल जाएगी और इससे भूमि के कण होते, उपजाऊ कण होते हैं, वे उड़ के यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। अगर हम इस दिशा में खेत की जुताई या बुआई करें तो भूमि इन कणों को उड़ा के नहीं ले जा पाएगी और भूमि निम्नीकरण को भी हम बचा सकते हैं। नंबर 3, खाली जमीन पर घास या पेड़ लगाना। खाली ज़मीन पर भी घास या पेड़ लगाकर हम भूमि निम्नीकरण से बचा सकते हैं। अगर खाली ज़मीन को हम खुला ही छोड़ देंगे या उस पर घास या पेड़ पौधे कुछ नहीं लगाएंगे तो भूमि की जो ऊपरी परत होती है, उपजाऊ परत बोलते हैं जिसको हम, उसके कण उड़ के चले जाएंगे और वह भूमि खराब हो जाएगी। अगर हम खाली ज़मीन पर घास या पेड़ लगा देंगे तो वह भूमि बचाई जा सकती है। देखा होगा कि आपने हाईवे होता है, जैसे ये हाईवे है, हाईवे के पास जो खाली ज़मीन होती है उस पर सरकार घास या पेड़ लगाती है। इसका कारण यह होता है कि भूमि निम्नीकरण से बचा सके या भूमि के जो कण होते हैं इधर से यहाँ से उड़ के कहीं और न जाए, या जहाँ भी खाली भूमि हो, जैसे गांव में खाली भूमि होती है या शहरों में तो वहाँ पर सरकार पार्क का निर्माण करती है, जिससे कि भूमि की जो ऊपरी परत होती है या कण होते हैं वो उड़ के ना जा पाए। इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं भूमि निम्नीकरण को बचाने के लिए। इन सभी का उपयोग करके हम भूमि के निम्नीकरण को बचा सकते हैं।